Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Month, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर टिप्पणी के लिए स्टूडियो में ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन दे। उदयन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम उदयन। थैंक यू मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं कमल सक्सेना। Domestic stocks declined more than 0.5% amid negative global cues. Sensex closes near 57,300 points. Nifty settles below 17,100. Rupee weakens 36 paise against the US dollar, and Brent crude prices hit multi-year high to trade near $98 per barrel level amid deepening Ukraine crisis. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक घाटे में रहे। सेंसेक्स 57,300 के नजदीक बंद हुआ। निफ्टी 17,100 से नीचे आया। $1 की तुलना में रुपया हुआ 36 पैसे कमजोर, और यूक्रेन संकट गहराने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम बढ़कर कई वर्षों के उच्चतम स्तर $98 प्रति बैरल के आसपास पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कमजोरी के संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 0.5% से अधिक नुकसान के साथ बंद हुए। शुरुआती कारोबार में अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन इससे उबरते हुए आखिरकार सेंसेक्स 57,300 के नजदीक बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,100 के स्तर से नीचे आ गया। कारोबार के बिल्कुल आखिर में सेंसेक्स 383 अंक यानी 0.66% घाटे के साथ 57,301 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 114 अंक यानी 0.67% कम होकर 17,092 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, इन दोनों का प्रदर्शन सेंसेक्स की तुलना में थोड़ा सा कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.7% की गिरावट हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.62% नीचे आ गया। At the stock markets, the Sensex and the Nifty today declined more than 0.5% each amid negative global cues. Recovering from early losses, the BSE Sensex closed near 57,300 points, while the NSE Nifty ended below 17,100 level. The Sensex tumbled 383 points or 0.7% to finish at 57,301, while the Nifty plunged 114 points or 0.7% to settle at 17,092. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap underperformed the Sensex. The mid-cap declined 0.7% and the small-cap index plunged 1.6%. In the Sensex pack, 11 companies logged gains while 19 witnessed losses. Bajaj Finance was the top gainer as it rose 1.4%, followed by Mahindra & Mahindra, which added 1.3%. Kotak Bank gained 0.9% and HDFC added 0.6%. But Tata Steel and TCS both plunged 3.6% each. SBI declined 2.7% and Dr. Reddy's Lab fell 2%. In sectoral indices at BSE, 2 sectors gained while 17 indices fell. Power rose 0.3% and utilities added 0.1%. But realty declined 3%, telecom fell 1.5% and industrials ended 1.4% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of
634 companies gained, while 2,724 fell. Shares of 83 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 36 पैसे कमजोर हुआ, 74 रुपए 88 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% घटकर 95.98 पर चल रहा था। उदयन बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। शुरुआती कारोबार में अच्छी खासी गिरावट हम देख रहे थे, लेकिन बाद में काफी हद तक उभरा शेयर बाजार। किन अर्थों में ले रहे हैं आज के कारोबार को? जैसे कि आपने खबरों में पढ़ा मनोज कि यूक्रेन में स्थिति जो है वो सुर्खियां सबसे बटोर रही है और उसी से काफी कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है मार्केट आगे, क्योंकि ये घटनाक्रम जो है ये चालू हो गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी बहुत सी चीजें होनी बाकी हैं, क्लियर होनी बाकी हैं और इनको यूक्रेन की जो स्थिति है वो काफी हद तक अगले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक मार्केट की दिशा को डिटरमिन करेगा, निर्धारित करेगा। और इसमें 3 मुख्य बातें हैं जो किसी भी निवेशक को देखना पड़ेगा, जो डिटेल्स उनको चाहिए। सबसे पहला कि वहां पे सैन्य जो कार्यवाही है वो कहाँ तक आगे बढ़ती है, क्या वो बॉर्डर के पार जाके सीमाओं के पार जाके होता है, फुल स्केल एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। दूसरा है कि पश्चिमी देश एक सैंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होंगे, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस होंगे जो खड़े होंगे, उनके बारे में बात करें। फिर रूस भी उसके जवाब में सैंक्शंस देगा। तो इन तीनों जो डेवलपमेंट्स हैं जो कि अभी होने बाकी हैं, वहां से अलग अलग उनके रिपरकशंस होंगे, रिजल्ट्स निकलेंगे और जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो अगर ये पहले जो सैन्य जो कार्यवाही है वो एक कुछ हद तक ही रुक जाता है, तो फिर शायद मार्केट्स में एक स्थिरता जल्दी आए। अगर वो आगे बढ़ जाता है तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं प्ले में आ जाएंगे और इनसे बहुत सी जुड़ी हुई बातें हैं जिनके ऊपर आप एक फुल प्रोग्राम ही कर सकते हैं। तो ये सब बातें आगे बढ़ेंगी। तो ये जब तक ये चलेगा मनोज, तब तक ये मार्केट एंशियस रहेगा, चिंता होगी। पर अगर अगर आप देखें तो 1 महीने पहले, ठीक 30 दिन पहले जहां पे मार्केट था और आज जहां पे है वो बहुत उसमें फर्क नहीं है। तो ये काफी कुछ इससे एक्सप्लेन होता है कि अगर पैसे विदेशी जो संस्थान हैं, निवेश इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो अगर निकाल रहे हैं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो घरेलू निवेशक हैं वो जाके वो पोजीशन खरीदारी कर रहे हैं। तो इसके वजह से आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा फर्क आपको 1 महीने का की जो इंडिसेस लेवल है उसमें नहीं पाएंगे और 3 महीने के भी लेवल्स में आप नहीं पाएंगे। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। और अगर आप 1 साल के हिसाब से कंपेयर करें तब तो हमने जिसने निवेश किया होगा, अगर इंडेक्स में निवेश किया होगा उसने तो किया होगा। Then we will continue with this discussion after the commercial break. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome to the program Market Mantra. We are discussing stock market operations today. Then you mentioned that there will be sanctions, counter sanctions. So what kind of sanctions you are talking about which are going to be imposed on Russia first, and of course Russia is going to retaliate? Well, it's very difficult. The part which Russia is going to do is, Kamal, is very difficult to say because the only party out here which has been talking about sanctions has been US and the West. I mean, I'm talking about Europe. So Russia has not been talking about sanctions at all. It has been talking about security guarantee, right? So that part
We wouldn't know. That will come right at the end, right? Okay. Now, in terms of US and the West, now the whole question is what kind of, probably the sanction will determine on the situation on the ground, whether from the two breakaway regions which have been recognized last night by Russia, whether the Russian army or armed forces actually cross the border. Because if that happens, my suspicion is then the sanctions are going to be very, very hard. Now, even under those sanctions, one of the things that's worrying the markets the most are sanctions related to energy, whether it's gas, whether it's crude. Now, Russia is a very important player in the crude oil market, that we know. But the equally important is it being a supplier of natural gas. It's 1/3 of global supply of natural gas actually comes from Russia. So if sanctions actually cover that, then we are looking at a very difficult situation, not only for Russia, but the rest of the world, especially Europe, and of course India. And you're actually seeing that getting reflected in the oil prices. Then, of course, comes restrictions on banking, access to fund transfers. There was this talk about them not being allowed to get into SWIFT, which is the way you transfer funds across countries, correspondent banks, which you need to transfer and make international transfers. Then, of course, Kamal, there are very important commodities that will bear the brunt. Yeah, nickel and copper, yeah. Yes, nickel and copper from the Russian side. In Ukraine, there's wheat. I think, if I'm not wrong, we import edible oils from Ukraine. So, in terms of wheat, it has the potential to, suddenly raise food prices up across the globe. So there's so many knock-ons, first order, second order, third order effects that can happen, and a lot depends on what are the decisions that will be taken in the coming days and weeks and hours. So it's pretty much out there. Balls are up in the air, and it depends on how we are going to catch it and which balls are we going to catch. So coming back to the markets, talking of IPO, particularly LIC, today only Finance Minister Nirmala Sitharaman says that she is worried about the kind of conditions market is going through. She is doubtful whether the market conditions are really conducive for this kind of a large LIC IPO. What do you think? How is it going to pan out in such a situation? Because she is sure that they are going to come out with this IPO. Well, it will need a lot of adept sort of management, Kamal. The RBI has plans in terms of managing the forex, because we're talking about lots of forex flowing in. The market conditions have to be right. Then you obviously will have to do a lot of, all these roadshows are happening where the investors are asking reasonably tough questions, because remember, it's got an analogy with Coal India, where there's a reasonable amount of government control. So all these things are happening. So it will need a little bit of nimble-footedness, dexterity to manage it. And of course, IPO, as you know, Kamal, the secondary market conditions have to be good for an IPO to do well. Yeah. One of the reasons why you're doing it is it's not just this government is not just doing it to raise money. Yes, that's important, but it also has a very important signaling effect, Kamal. Yes. That you're trying to reform the whole scene out there. You're aggressive. You want to raise non-tax revenues, and you can successfully do. In terms of challenging cases, they have just done Air India. LIC is important. So, in terms of signaling effect, in terms of funds, the resources, that's important. But signaling effect is so very important. So, I think the government and all the authorities and LIC, they will judge the situation, and they'll obviously want to get it done and be through it and make a success of it. But at the moment, it so happens that there are too many things which we don't know. So, maybe the key part is the things that are under your control. You control them nicely, do it well, and then hope for a good situation, good turn of events in the market. Response. Yeah.
श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन दे। उदयन, बाजार में आपने कुछ दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा कि हम 1 महीना, 3 महीना और पूरे साल भर का यदि पीछे पलट के देखें तो जो आंकड़े हमारे सामने निकल के आते हैं उसके बारे में आपने बताया। यहाँ पर जो भू राजनीतिक तनाव हमें दिख रहा है सामने हाथों में, कह लीजिए कि पहुंचा हुआ है, उसमें जो हमारे छोटे निवेशक हैं, हमारे आम श्रोता हैं, उन्हें क्या सब नहीं करना चाहिए और क्या उनके लिए करना उचित रहेगा अभी के उथल पुथल के माहौल को देखते हुए? देखिए, अगर वो डायरेक्ट मार्केट में पैसा डालते हैं, मतलब डायरेक्ट शेयर में खरीदारी करते हैं, तो सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि रिलैक्स करना चाहिए, कुछ ना करें। कुछ ना करना, जब आपके पास, आप जब निवेश करते हैं आपको जानकारी की जरूरत है। जब आपको जानकारी ही पूरी नहीं है तो फिर आप निवेश कैसे करेंगे? तो जब तक आपके पास जानकारी नहीं है, ना तो आप खरीदें। ये सब जो ज्ञान दिया जाता है कई जगह में कि बाय ऑन डिप्स, गिर गया मार्केट तो तब जाके खरीदें, वो ऐसे माहौल में बिल्कुल ही बकवास है। तो उससे दूर रहें, रिलैक्स करें। मार्केट्स को बार बार हर दूसरे घंटे में जाके चेक ना करें कि वो गिर रहा है, उतर रहा है। वो आपकी हार्ट पल्स चेकर नहीं है, मॉनिटर नहीं है। आपको चिंता नहीं करना है, आपको रहने देना है। और यहाँ पे कोई समझदारी वाली काम करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेडिंग करते हैं, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, किस्मत उनका साथ दे। आप वहां पे ना जाएं। जब आपके पास पूरी जानकारी आ जाएगी तब आप निर्णय ले सकते हैं, और आपको जो दिखेगा उसके बेसिस पे आपको, अगर आपको स्टोरी अगर पसंद आ रही है किसी स्टॉक की, तो आपने लिया। जहां तक म्यूचुअल फंड्स के बारे में सवाल है, जहां पे आप नियमित रूप से अगर SIP वगैरह कर रहे हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आप रेगुलर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मार्केट कंडीशन से वो जुड़ा हुआ है ही नहीं। वो आप जब मार्केट डाउन होता है तो ज्यादा यूनिट खरीदते हैं, जब अप रहता है तो कम यूनिट्स खरीदते हैं, एवरेज कॉस्ट आपका लो हो जाता है लॉन्ग टर्म में, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर आप इनडायरेक्ट रूट से जा रहे हैं तो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको बरकरार निवेश करते रहना है, जो करना है वो कर रहे थे उसको करना है, कुछ चिंता नहीं करनी है। और अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर इस वक्त कुछ अगर ना करें तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। 2-3 हफ्ते अगर आप कुछ खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, और उससे आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। श्रोताओं, यहाँ पर हम एक बार फिर से लेना चाहेंगे छोटा सा विराम के बाद हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां पर आज बिकवाली का दबाव देखा गया। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद गहराने से निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश के प्रति रुझान देखने को मिला। उसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में सेना के प्रवेश की अनुमति देने का निवेशकों की धारणा पर प्रतिकूल असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम भी लगातार बढ़े, जिसका असर एशियाई शेयर बाजार में दिखा। इन सब खबरों के बीच हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 2.7% लुढ़क गया। जापान के निक्केई 225 में 1.7% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.4% नीचे आ गया। उधर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों
1% घाटे में रहे। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक रुख थोड़ा सा बदला हुआ था। पहले गिरावट हम देख रहे थे, जबकि अभी समाचार तैयार करते समय मामूली बढ़त दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.4% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.2% की बढ़त थी, जबकि जर्मनी का डेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास दिख रहा था। Global stocks hit 3-week lows as worries increased that Russia will invade Ukraine. Russian forces killed a group of 5 saboteurs who breached the country's southwest border from Ukraine yesterday, according to a news agency. Kyiv and the West fear that a border incident near eastern Ukraine could be used as a pretext for Moscow to attack its neighbor. However, Russia has denied such plans. Amid worries regarding the Ukraine crisis, the 3 major U.S. stocks fell yesterday. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both declined 0.77% each, and the Nasdaq Composite Index plunged 1.2%. Considering China's latest regulatory crackdown on tech stocks related to metaverse, and secondly, banks have been asked to review its financing and exposure to the Ant Group. How do you see these two developments playing out in the near future? Well, Kamal, this is part of the ongoing adjustment process, if I'm allowed to use the word, that's going on in China, where they're trying to keep real estate and big tech under check and, make sure that they don't become too big to influence the course of economic and other events within the country. So the government is trying to keep the trajectory in a particular direction. It's trying to correct some of the wrongs, if I'm allowed to use the word. So that's an ongoing thing, Kamal. So on that, it's more of the same. But what's interesting and what might be of interest to the listeners here is China is actually following at the moment an accommodative monetary policy where it's softening up the rates and trying to help and encourage economic growth out there, which has got softened up a little bit because of so many of these regulatory sort of things and the infections that have happened. Now, there's this whole worry across the globe about inflation. Now, if there's a low inflation situation or comparatively low inflation situation in China, Kamal, then what happens is it moderates the overall global inflation scenario. Remember, China is still the factory to the world. So one of the reasons why the inflation has remained under control across the globe has often been attributed to its manufacturing miracle. So therefore, if there are doomsdayers who are predicting inflation getting completely out of control, China provides that counteractive or counterbalancing force which can moderate the inflationary pressures across the globe. यहाँ पर हम एक बार फिर से आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि चीन में जो सुधारों की प्रक्रिया चल रही है और चीन के राष्ट्रपति ने हाल में आगाह किया था दुनिया के प्रमुख देशों को जहां ब्याज दर बढ़ाए जाने थे कि ऐसा प्रयास दुनिया की समन्वित अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुद्रास्फीति पर सभी के ध्यान तो रखना है, लेकिन ब्याज दर बढ़ाने को लेकर वो चिंतित नजर आ रहे थे। कई देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा ऐसा ही कदम उठाने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए किस तरह जाते दिख रहे ब्याज दर ऐसे में आपको संक्षेप में? मनोज, कई लोगों का मानना है कि एटलीस्ट फेडरल रिजर्व अमेरिका में 50 बेसिस पॉइंट्स मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस कर लिया है मार्च के महीने में, मार्च की मीटिंग में। अभी हम यूक्रेन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंडिपेंडेंटली उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता अब जो सिचुएशन अभी है वहां पे इतना ज्यादा होगा, शायद 25 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट करें। याद रखें कि हमें फेडरल रिजर्व और दूसरे केंद्रीय बैंक को बैलेंस करना है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल रखना है और आर्थिक वृद्धि को इनकरेज करना है। जी, आगे बढ़ते हैं। In the oil market, oil prices today logged rapid surge to hit multi-year highs amid deepening Ukraine crisis. The crude prices climbed more than 2.5%.
In intraday trade, Brent crude was trading around $97.80 per barrel, and U.S. crude prices were at $94.30 per barrel. How do you see oil prices going up? Because there are agencies which have predicted this price to be from $100 to $150 within next few months. Well, Kamal, whenever it's like any other market, with the stock market, oil markets, when they go up, people will predict, it going through the roof. But the important thing to remember, Kamal, out here is if there's a deal, there's a negotiations that are going on with Iran, if that understanding happens, then there is additional supply that will come in. But the oil prices will remain at an elevated level regardless of whatever happens. Even if fresh supplies come in, because new capacities are not being built, so new supplies are not being foreseen. So even in the best case scenario, from what I've seen, people are not expecting, even if it comes down, it will not come down below $80. That's what people are expecting. So we're looking at a reasonably elevated level. So it may breach 100, 105, whatever. But even if it comes down, it will not come down. And $80 happens to be quite a bit for the country for like our India. country, yes, because our budget numbers have been done on the basis of $70 to $75. So it will pinch us, it will hurt us. So we just have to, see through this and, be smart about how we're going to manage the whole thing. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अंतर्दिवसीय कारोबार में अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 30 रुपये बढ़कर 50,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 345 रुपये उछलकर 63,935 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। वैश्विक बाजार पर ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना थोड़ा सा कमजोर हुआ, $1,895.60 प्रति औंस पर आया, जबकि चांदी भी घटकर $24.10 प्रति औंस के स्तर पर चली गई। उदयन, बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे, जो भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है उसमें सोना कहां जाता दिख रहा, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल ऊपर जाएगा मनोज, क्योंकि आपने एक हफ्ते का अगर प्राइस देखें वो उसमें बड़ा है, और जब आप फाइनेंशियल सिस्टम में आपको टेंशन लगता है, चिंता होती है, तो आप सोने की तरफ जाते हैं फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें यानी यदि सोने में जाना हो तो जो सोना भौतिक रूप में लेना उचित रहेगा या ईटीएफ के माध्यम से, बहुत संक्षेप में। ईटीएफ और हमारे देश में मनोज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, उससे बेहतर शायद विकल्प नहीं है। यानी श्रोता ध्यान रखें कि यदि सुरक्षित निवेश में आपको निवेश करना हो तो हमारे विशेषज्ञ उदयन की सलाह का ध्यान अवश्य रखें। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks declined more than 2.5% amid negative global cues. Sensex closes near 57,300 points. Nifty settles below 17,100 points. Rupee weakens 36 paise against the US dollar, and Brent crude prices hit multi-year high to trade near $98 per barrel level amid deepening Ukraine crisis. And that's it in this edition of Market Month. For now, goodbye. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओह, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.